हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है गोल्ड और सिल्वर की। तो जब से मार्केट खुली है पिछले एक दो दिनों में गोल्ड और सिल्वर क्रैश करता हुआ दिखाई दिया है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करके चले तो सैटरडे नाइट को 6.3 ट्रिलियन डॉलर जा चुके थे गोल्ड के 24 घंटे के अंदर अंदर। सिल्वर 35% क्रैश करता हुआ दिखाई दिया है 46 ईयर में। ये बिगेस्ट क्रैश है भाई। और मैं यही बोल रहा था कि जितनी तेज शेयर्स ऊपर जाते हैं उतनी तेजी नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। $76 का रेट ऑलमोस्ट पहुंच गया था अगर सिल्वर की बात करके चले तो। और कहीं ना कहीं कल बजट के चक्कर में संडे मार्केट खुली और मार्केट में भी ये जो करेक्शन थी ये दिखाई दी। सिल्वर के प्राइस 2,70,000 पहुंच गए। अभी हमने 2 दिन पहले न्यूज में बात करी थी 4 लाख छू गए भाई, संभल के रहो संभल के रहो संभल के रहो, और देख लो 270 हो गया। अब कहानी क्या होती है, जो एक्चुअल प्राइस होता है जब ऐसा फ्री फॉल आता है ना तो एक्चुअल प्राइस से भी नीचे चली जाती है। जो फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए उससे भी नीचे चली जाती है वैल्यू। अब सवाल ये है कब ये रुकेगा क्रैश, देखना वो है। और क्या उस टाइम पे फंडामेंटल वैल्यू सही होती है, अगर हम ले सकते हैं तो उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बाकी भाई इंडिया के अंदर अगर गोल्ड लोन की बात करके चले तो वो 125% बढ़ते हुए दिखाई दिए, मतलब डबल से बहुत ज्यादा 2025 के अंदर। और ये नंबर अभी बरकरार होगा मेरे हिसाब से। अब ये देखो ना, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये एक सवाल है मुझे, मैं बैंकर से भी पूछना चाहूंगा। अगर मान लो मैंने गोल्ड या फिर सिल्वर के ऊपर लोन ले लिया, अब गोल्ड पे लिया मैंने करंट वैल्यू के ऊपर, अभी जो रिसेंटली बढ़ी हुई थी उसके हिसाब से, तो पूरे पैसों पे तो मिलता नहीं है। 80% मान लो गोल्ड मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई। अब एक्चुअली 20-30% अगर गोल्ड क्रैश कर जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा सारा का सारा सिस्टम, क्योंकि देखो मेरे पास तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं है देने का। -10% का लॉस हो जाएगा मुझे। तो ये गेम कैसे काम करती है कोई बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यार। बाकी बिटकॉइन भी गिरता हुआ दिखाई दिया। $76,000 के ऊपर बिटकॉइन चला गया। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। इसके अलावा अगर हमारी मार्केट की बात करके चले तो जनवरी के महीने के अंदर एफआईआईज ने 36,000 करोड़ रुपीस निकाले हैं इंडियन मार्केट से। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बरकरार है, हमारी करेंसी टूटती हुई जा रही है। पहले गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा था, अब गोल्ड सिल्वर भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिप्टो भी नीचे जा रही है। मार्केट भी ओवरऑल अगर देखी जाए तो नेगेटिव ही जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कल मार्केट नेगेटिव इसलिए भी थी क्योंकि बजट का दिन था, और बजट के दिन हमेशा ही नेगेटिव ही देखी है मैंने पिछले कुछ सालों से। आप कुछ भी कर लो, हमेशा एक्सपेक्टेशन किसी न किसी की तो खराब करोगे, किसी को खुश करोगे किसी को नाराज करोगे, जिस चक्कर में ओवरऑल मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई देती है। बाकी मैं वीडियो आगे जाने पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम यूएस गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो ऑफिशियली पार्शली शटडाउन हो गई है। अभी पहले भी होती हुई दिखाई दी थी, जहां पर 43 दिन का शटडाउन देखने को मिला था अक्टूबर नवंबर के अंदर। अब फिर से शटडाउन की तैयारी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे बचाने की, पर पता नहीं भाई कोई खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इंडिया भाई वेनेजुएलन ऑयल लेने वाला है, ईरान का तेल नहीं लेगा इंडिया। मतलब सही है ना, कितनी मजे की चीज है ना। अब रात को सो कुछ करो और उसके बाद सुबह उठो, उसके बाद कोई रात को जो सपना आया था वो सुबह आके बोल दो कि भाई अब ये मेरे को पता लग गया, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक न्यूज सुनने को आ रही है। एनवीडिया ने जो $100 बिलियन ओपन एआई के अंदर इन्वेस्ट करने थे वो फिलहाल के लिए रोक दिए हैं, क्योंकि उनको इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कैश बर्न वाला लग रहा है और इनको लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा देखना चाहिए। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है और ये बहुत बड़ी चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं इनकी आईपीओ की, इस साल के एंड में आ जाएगा, लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा, सेकंड लास्ट में आ जाएगा। इतने ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होने वाली है भाई। अब पता लग रहा है एनवीडिया जो सबसे बड़ा बैकर दिखाई दे रहा था वही पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिजनेस मॉडल को ही लेके। देखो एनवीडिया जो सोच रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि गूगल, एंट्रोपिक, बाकी कंपनीज भी अच्छा कर रही है। ये नहीं है ओपन एआई दुनिया में अकेला प्लेयर है, बट प्रॉब्लम ये बिजनेस मॉडल नहीं बन रहा है। हमने कुछ टाइम पहले इस चीज के बारे में बात भी करी थी कि भाई ओपन एआई की वैल्यूएशन बढ़ रही है बट इनके लॉसेस बहुत ज्यादा है। अगर इनको फंडिंग ना मिले ना तो भाई कंपनी बंद भी हो सकती है या फिर कोई खरीद भी सकता है, इतना बुरा हाल है। अभी खरीदने की बात करके चले तो आर्किटेक्ट कैपिटल ने 60% ओनली फैंस के खरीद लिए $5.5 बिलियन के अंदर। और यहाँ पे एक गेम देखो, इस टाइम पे ओनली फैंस के जो ओनर है ना उन्होंने मेजोरिटी स्टेक्स खरीदे थे जो इनके फाउंडर थे उनसे 2018 के अंदर, और अब वो अपने शेयर्स को कैश आउट कर रहे हैं और बेच रहे हैं मल्टीपल पार्टीज को। इसके अलावा स्पेसएक्स की बात करके चले तो $8 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया भाई 2025 के अंदर। यहाँ पर 50 से 80% जो रेवेन्यू है वो स्टारलिंक से निकल के आया है। जैसा कहा जा रहा है कि $1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर इनका आईपीओ आ सकता है जल्दी। बीच में खबरें भी निकल के आती है, क्या पता ये टेस्ला के साथ मर्ज हो जाए या फिर XAI के साथ मर्ज हो जाए। लेट्स सी क्या होता है, बट कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की जितनी कंपनीज है उनमें सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है स्टारलिंक। कहीं ना कहीं स्पेस पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रही है बट फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया लग रही है।
बाकी अगर बोर्ड के आईपीओ की बात करके चले तो डिफर्ड होता हुआ दिखाई दिया है फिर से। इससे पहले भी इन्होंने आईपीओ निकालने का प्लान किया था, वो रुकता हुआ दिखाई दिया था, फिर से रुक गया है। सेबी ने अलाउ भी कर दिया था, फिर भी भाई बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। मैंने वीडियो बनाई थी, 50,000 व्यूज नहीं आया उस वीडियो के अंदर, बट कहीं ना कहीं जिन लोगों ने देखा है ना, उन्होंने तो पक्का सोच लिया होगा बोर्ड के अंदर तो भाई इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बार उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा कंपनी में कितना बड़ा बवाल चल रहा है। अमन गुप्ता जी कंपनी से निकाल दिए गए हैं, फिर वो स्टेप डाउन कर गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट वो वीडियो देख के ना आपको थोड़ी क्लैरिटी समझ में आएगी हुआ क्या है। ये कुछ चीजें हम पब्लिक में नहीं बोल सकते, वीडियो देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, हिंट मिल जाएगा। इसके अलावा मीशो की बात करके चले तो उनके लॉसेस 13x होते हुए दिखाई दिए, 13 गुना 490 करोड़ के ऊपर पहुंच गए अगर Q3 की बात करके चले। और अभी भाई देखो ये वही सीन देखने को मिल रहा है ना, आईपीओ आता है, आईपीओ से पहले कंपनी का नंबर कुछ और दिखाई दे रहे होते हैं, उसके बाद कुछ और नंबर हो जाते हैं। एक बार कंपैरिजन देखो ना, इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ा है 31%, ठीक है, दिस मेक सेंस, बट इनके नेट लॉसेस देखो ना कितनी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। जहां पहले 37.4 करोड़ के ऊपर बैठे थे, जो कि जस्टिफाइड लग रहा था जितना ज्यादा रेवेन्यू ये कर रहे थे, जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहे थे, बट ओवरऑल जिस लेवल पे इनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, अब ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जीएमवी भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। 26% जीएमवी बढ़ने के पीछे इन्होंने लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ऑल्दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर होने चाहिए क्योंकि आप स्केल कर रहे हो, बट यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है। बुल साइड पे अगर स्टिच की बात करके चले, जो कि शार्क टैंक पे भी आए थे, तो उनका रेवेन्यू भाई 500 करोड़ पे पहुंच गया है, 500 करोड़ पे। 2 करोड़ का लॉस किया है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, बट कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। आरओसीई -5.8% का है, बट भाई इतना तो चलता है ना जिस तरीके से अभी दुनिया चल रही है। अगर आप देखोगे इन्होंने पहले फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, बट एक साल के अंदर उन्होंने अपना रेवेन्यू डबल से ज्यादा कर दिया है, और उसके पीछे इनके ऑलमोस्ट 6 करोड़ का ज्यादा खर्चा हुआ है, ये मान लो। क्योंकि पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था, -2 पे आ गए, मतलब 6 करोड़ का डिफरेंस आया है, बट रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये भी कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपेंशन के पीछे ये खर्चे किए, और ये खर्चे कोई बहुत बड़े नहीं है, ये स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके अलावा नाइका वालों ने नाइकी का D2C बिजनेस इंडिया के अंदर ले लिया है, अब मतलब वो ही रन करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये है जो डिलीवरी टाइम है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, 2 से 4 दिन के अंदर हमको डिलीवरी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर ही इनका कस्टमर सपोर्ट आ जाएगा, और कस्टमाइजेशन शायद नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को 5% कम किया है, 150 से 175 एम्प्लॉइज को निकाला गया है। भाई समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी सर्विस दे नहीं पा रही है और एम्प्लॉइज निकाले जा रही है, लॉसेस बढ़े जा रहे हैं, मार्केट शेयर घटे जा रहा है। पिछले साल मार्च के अंदर भी 1000 एम्प्लॉइज को उन्होंने निकाला था, अभी फिर से निकाल रहे हैं। बेचारा जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया होगा इनका शेयर प्राइस और अभी लेके बैठे हुए कोई नहीं रिकवरी आ जाएगी, उन बेचारों को क्या चल रहा होगा। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक नया सिस्टम निकाला है, जहाँ पे एयरपॉड्स, पेट फूड, एयर प्यूरिफायर, इन सब के रेट भी चेक करे जाएंगे। जो सीपीआई बास्केट होती है ना, उसको थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। पहले 299 प्रोडक्ट्स थे, अब 358 प्रोडक्ट डाल दिए, वेटेड आइटम के हिसाब से डाला गया। इसकी वजह से चेक किया जाएगा इन्फ्लेशन क्या हुआ है। 2024 को बेस ईयर कंसिडर किया जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर देखा जाएगा इन्फ्लेशन बढ़ा है या फिर घटा है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चलो, जापान से $1.5 बिलियन लेने वाले हैं, कहा जा रहा है 8 से 8.5% के आसपास रेट के ऊपर मिलेगा। और जो लोग अडानी ग्रुप को क्रिटिसाइज करते हैं ना भाई, अगर अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो वो A- रेटेड है। इंडिया की सोवरन रेटिंग की बात करके चले तो वो BBB+ है, मतलब अडानी पोर्ट्स बेटर है। अगर अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस की बात करके चले तो वो हमारे सोवरन के बराबर है। हाँ, इनकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ नहीं घुसना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इनका जो पोर्ट्स ग्रीन वाला बिजनेस है वो सही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी भाई बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला शेयर है, कभी ऊपर नीचे भागता है। तो अब बात कर लेते हैं बजट के बारे में। बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है, बहुत सारी आपने वीडियोस भी देख ली होगी, तो मैं क्रक्स के अंदर आपको सारी बातें बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। सबसे पहली चीज, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करके चले तो गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात करी है, ऑलमोस्ट 7.7% का राइज देखने को मिलेगा। अगर आप टेबल देखोगे तो उसमें है BE और RE। BE का मतलब है ये बजट के अंदर एस्टिमेट किया गया था, RE का मतलब है कि एक्चुअली कितना हुआ, रिवाइज एस्टिमेट है। तो पिछले बजट के अंदर 50.67 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का प्लान किया गया था, पर उतना पैसा खर्च नहीं हुआ, 49.65 लाख करोड़ ही खर्च हो पाया। इस बार तो भाई और ज्यादा खर्च करने का प्लान है, 53.47 लाख करोड़। अब अगर उस खर्चे को तोड़ा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ऑलमोस्ट 11.5% से बढ़ने वाला है। दिस मीन्स रोड, रेलवे वगैरह वगैरह बनाए
बनाई जाएगी तो समझ जाओ ये वाली इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली है बहुत तेजी से। पर यहाँ पे एक चीज देख लो भाई, जो बजट में एस्टिमेट्स होते हैं और एक्चुअली जो प्रोजेक्टेड होता है उसमें डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने कम खर्चा किया है जितना सोचा गया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के अंदर। अगर हम नेट टैक्स रिसिप्ट की बात करें चले, मतलब गवर्नमेंट की कितनी कमाई हुई है, कमाई मीन्स कि भाई कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर उसमें से माइनस कर दो कितना रिफंड दे दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी उनका कुछ टैक्स दिया गया होगा, वो सारा का सारा हटा के जितना पैसा बचा उसको हम कहते हैं नेट टैक्स रिसिप्ट। तो बजट में जो एस्टिमेट किया गया था वही एक्चुअल नंबर दिखाई दिए हैं, और इस साल वो रिसिप्ट बढ़ाई जा रही है, मतलब गवर्नमेंट की कमाइयां बढ़ने वाली है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। 4.3% के ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि पहले 4.4% था। और अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करके चले तो वो भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले 56.1% के ऊपर था, अब वो 55.6% पे जाएगा। और 2031 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको 50% प्लस माइनस 1% तक ले जाने का। तो सही है, गवर्नमेंट अपने उधार को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा जो एसटीटी होता है, जो ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगता है बेसिकली, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स, ऑप्शंस सबके अंदर ट्रेड करना थोड़ा महंगा होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है कि आप ट्रेडिंग मत करो। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि सेबी अगर इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो डिस्करेज करती है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, बट इन्वेस्टर्स को कुछ तो बेनिफिट दो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर दो या कुछ कर दो, जिसके चक्कर में इन्वेस्टर भी सोचे ठीक है भाई लगा लेते हैं पैसा। बाकी एक और बवाल हो रखा है जो कि देख लेना, 1-2 दिन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कोई और इस पे बड़ी वीडियो भी बना दे कि गवर्नमेंट ने धोखा कर दिया है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हो, गवर्नमेंट ने कहा था भाई ये कि अगर आप गवर्नमेंट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो उसके ऊपर जो आपकी कमाई होने वाली है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। और अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब टैक्स देना है अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से लिया, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं लिया। जब गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम निकाला था, आपने किसी और से लिया सेकेंडरी मार्केट से बेसिकली, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यार ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत बड़ा बवाल वाली बात है। इसके अलावा जो टीसीएस है उसको कम किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर एजुकेशन, मेडिकल, एलआरएस की बात करके चले तो उसको 2% पे ले गए हैं, क्योंकि पहले 5% होता था। अगर आप बाहर घूमने के लिए जाते हो ओवरसी टूर पैकेज के ऊपर, पहले ये 5% हुआ करता था अगर 7 लाख रुपए तक की ट्रिप कर रहे हो, और अगर उससे ऊपर है तो 20% तक का नंबर हुआ करता था, जिसको अब इम्प्रूव कर दिया है भैया, फ्लैटर 2% कर दिया है, जो कि सही है मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए जो रिटर्न की रिवाइज विंडो होती है उसको 31 मार्च कर दिया गया है, जो कि पहले 31 दिसंबर थी, मतलब डेट एक्सटेंड करी है। और ये पहले भी गवर्नमेंट करती रहती है ऐसे डेट एक्सटेंड हर चीजों के अंदर। तो नॉमिनल फीस लगेगी, एक्सटेंशन के फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्री पेमेंट रिलीफ होती है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, जो पहले 20% थी उसको 10% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर कहती है तुमको भाई इतना रुपए टैक्स देना है और तुम कहते हो कि भाई मेरे को नहीं देना और तुम लड़ रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो पहले आपको कुछ परसेंट रखना पड़ता है कि भाई इतना पैसा पकड़ो, फिर मैं लड़ूंगा और उसमें जीतूंगा तो फिर मैं देख लूंगा सारे के सारे पैसे का। तो उस परसेंटेज को कम किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर कस्टम की बात करके चले तो पर्सनल कस्टम इंपोर्ट्स की जो ड्यूटी होती है उसको 10% कर दिया गया है, जो कि पहले 20% थी। मेरे हिसाब से बड़ी चीज है, कोई बात नहीं कर रहा इस बारे में। इसके अलावा 17 क्रिटिकल ड्रग्स है उसके ऊपर ड्यूटी को एक्सेम्प्ट किया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एग्जेम्पशन की बात करी गई है 31 मार्च 2035 तक। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिखे, हमको क्लीन एनर्जी दिखाई दे, तो ये वाला सेगमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी देख लो उससे। इसके अलावा कस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में बात करी गई है, जहां पर जो कस्टम क्लियरेंस होती है उसको और फास्ट कर दिया जाएगा, एआई का यूज किया जाएगा स्कैनिंग के अंदर, जिसके चक्कर में सारी चीजें इफेक्टिव होती हुई दिखाई देगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करके चले तो इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करी गई है, जहां पे 40,000 करोड़ रुपया रखा गया है भाई इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। यहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बात करी गई है, उनको भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो चाइना डिपेंडेंसी है उसको भी कम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव किया जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक एरिया है जो एक स्पेसिफिक चीज के लिए माना जाता है, तो उन सारी चीजों को रिवाइव किया जाएगा। चाइना की ग्रोथ का रीजन ये है, वहां पे क्लस्टर्स बने हुए हैं कि एक जगह है जहाँ पे सारी चीजें मिलती है। तो अगर आपको कुछ बनाना है तो वहां से एक पार्ट मिलेगा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, सबको जोड़ के आप आराम से बेच सकते हो। तो देखा जाए ये जो क्लस्टर्स को रिवाइव करने की बात करी जा रही है, ये एक अच्छी चीज है। तो समझ लो जो पुराने क्लस्टर्स है
वहां पर प्राइस राइज आ सकता है लैंड वगैरह का। इसके अलावा केमिकल पार्क्स और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को भी अपग्रेड करने की बात करी गई है। और केमिकल पार्क से मैं ये बता देता हूँ, अगर आप कार्बन कैप्चर के अराउंड कुछ काम कर रहे हो तो 20,000 करोड़ रुपीस 5 साल के लिए रखे गए हैं भाई। तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा जो सिटी इकोनॉमिक रीजन्स है उसको बनाने के लिए जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर फोकस करे जाएंगे, 5,000 करोड़ रुपीस पर CER रखा गया है 5 साल के लिए। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, 7 की अनाउंसमेंट हुई है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो इन जगहों के अंदर कम्यूट आसान हो जाएगा। कम्यूट आसान होने की वजह से सोच लो क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम निकाली गई है 10,000 करोड़ की, जहां पर अगर आप कंटेनर्स बनाते हो, शिप वाले जो कंटेनर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट नई प्रोडक्शन लाइन, फैक्ट्री एक्सपेंशन के लिए पैसा दे रही है। करेंटली हम 30,000 कंटेनर्स के आसपास बैठे हैं। टारगेट है कि हम 6 लाख कंटेनर्स एनुअली बना पाए। यहाँ पे भी अगर देखा जाए चाइना एक लीडर है, तो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे, मतलब बाहर की डिपेंडेंसी को कम किया जाए। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 27 का जो डिफेंस बजट है वो 7.85 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है, जो कि एक बड़ा राइज है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से हमारे नेबरिंग नेशंस के अंदर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी चीज देखने को मिली है, जहां पर 500 रिजर्वायर्स, अमृत सरोवर्स के बारे में बात करी गई है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट करी गई है। बाकी एक मल्टीलिंगुअल AI टूल ये अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा। मतलब किसानों के पास में एक AI टूल हो जाएगा जो कि उनकी मदद करेगा फसल वगैरह के लिए। और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना और काम करना चाहिए इस चीज के ऊपर। अभी मैंने ना एक वेब सीरीज देखी मिट्टी, उसके अंदर ही एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बात करी गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ग्राउंड लेवल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। ऑल्दो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो टॉप लेवल पे सोचना है वो सही है। मैं खाली करंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इतिहास से गवर्नमेंटों की बात कर रहा हूँ कि कृषि के चैनल्स भी चलाए जाते हैं, यहाँ पे कृषि सिखाई जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, पर ग्राउंड लेवल पे ना वो चीज हो नहीं पाती। तभी हम देख रहे हैं बहुत सारे IITians IIM वाले लोग एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं और दबा के पैसा कमा रहे हैं, और बेचारा किसान खुद कमा नहीं पा रहा। इसके अलावा एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी बात करी गई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज थी। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज करके स्कीम निकाली गई है, जो स्किल इंडिया डाइस होगी। साथ में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा ईस्ट इंडिया के अंदर। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास। एक गर्ल्स हॉस्टल बनाना मैंडेटरी होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब के बारे में बात करी गई है, जहाँ पे 15,000 स्कूल्स के अंदर सेटअप करी जाएगी, 500 कॉलेजेस के अंदर करी जाएगी। देखा जाए तो एक अच्छी चीज है, गवर्नमेंट बढ़िया सोच रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा लेट है, मुझे ऐसा लगता है। देखो एनिमेशन वगैरह सब कुछ स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सीखना चाहिए, बट किस लेवल तक सीखेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है पहली बात तो। और मान के चलो अभी ये अनाउंस किया गया है, होने में 2 साल लगेंगे, उसके बाद में बच्चे इसको यूज करेंगे, शायद क्वालिफाइड टीचर्स आ भी जाएंगे, मान के चलो बच्चों को रेडी होने में 4-5 साल लगेंगे, तो ये बात होगी 8-10 साल का प्रोसेस। तो खुद बताओ मुझे अपने आप से बात करके कि 10 साल तक आपको लगता है ये एनिमेशन ग्राफिक वाली इंडस्ट्री रह भी जाएगी? जिस तरीके से AI बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि एनिमेशन, शायद जो आज का एनिमेशन है वो रहेगा। मुझे याद है पहले मैं रोटो करता था भाई, अगर बैकग्राउंड रिमूव करनी है, कोई चीज करनी है ना, तो उसके लिए रोटो करना पड़ता था। रोटो मतलब एक एक पॉइंट, एक एक फ्रेम में एक एक चीज को सिलेक्ट करना था पड़ता था, भाई ये चीज नहीं चाहिए। आज AI मिनट के अंदर करके दे देता है सारा का सारा काम। इसके अलावा 5 रीजनल मेडिकल हब्स के बारे में बात करी गई है कि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है अगर चाहे तो। गवर्नमेंट अगर रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दे ना भाई, पुलिस ऐसी होगी, अगर किसी ने गलत काम किया तो ऐसा हो जाए। हम देखते हैं ना हिंदू मुस्लिम के ऊपर लोगों को मरवा दिया जाता है। मैं कहता हूँ भाई ये जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना बच्चों के साथ में, और वो घूमते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बताया मुझे फिर वीडियो रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती है वीडियो की जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो। बट समझ जाओ ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं ना, इनको मरवा दो ना। इस अगर धर्म तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे बड़ी चीज है वो वाली। खौफ होना चाहिए लोगों में अगर हम टूरिज्म चाहते हैं ना इंडिया के अंदर। देखो मैं अभी पढ़ रहा था, जैसे दुबई की बात करके चलो, दुबई इतना बड़ा बना दिया, क्या है वहां पर 4-5 चीजें तो है देखने वाली। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने के लिए नहीं जाता कोई, वहां पे जो अट्रैक्शंस है ना उसके लिए जा रहा है। इंडिया के पास में कितनी अट्रैक्शंस है, अगर मैं दिल्ली NCR की बात करके चलो, यही देखने को मिल जाती है इतनी सारी अट्रैक्शन। तो इंडिया अगर ना करते हुए लिस्ट बनाए ना, 40 से 50 अट्रैक्शंस है हमारे पास, जो कि ग्लोबल लेवल की बन सकती है। हम नई नई अट्रैक्शंस तो बना रहे हैं, बट पुरानी अट्रैक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और अट्रैक्शंस के अलावा
हमको थोड़ा इकोसिस्टम में सिक्योरिटी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि बाहर के फॉरेनर्स जब इंडिया में आए तो उनको रिस्क ना लगे। इसके अलावा डेटा सेंटर सर्विस के लिए भी भाई स्कीम निकली है, जहां पर 2047 तक टैक्स हॉलीडे है, मतलब तब तक आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। अगर आप इंडिया के अंदर डेटा सेंटर सेटअप करते हो और ग्लोबल लेवल के ऊपर सर्विसेज देते हो तो भाई मजे वाली बात हो गई। और यही रीजन है कि कल मार्केट के अंदर टीसीएस, विप्रो वगैरह बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ये लोग अपना डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको फायदा देखने को मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल तो मार्केट नेगेटिव दिखाई दी है। देखना आज है कि भाई मार्केट आज कैसे जाती है, और इनफैक्ट आज भी नहीं, कल देखना होगा मार्केट किस तरीके से कल बिहेव करती है। क्योंकि अभी छोटा सा रूल था ना कि अगर आपने कुछ फ्राइडे खरीदा था तो उसको आप संडे नहीं बेच सकते थे, उसको मंडे ही बेच सकते थे। अगर आपने कुछ संडे को खरीदा है तो उसको आज नहीं बेच सकते। तो इस चक्कर में पूरा इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा, हमको ट्यूसडे देखना होगा। ट्यूसडे सेंटीमेंट पता लगेगा चीजें क्या हो रही है। आगे आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। आगे इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।